हेलो dear students, वेलकम टू DSCJ टेली क्लासेस। मैं कमलजीत कौर और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 ज्योग्राफी का लेसन नंबर 4 जिसका नाम है एग्रीकल्चर। JNK बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की प्रिस्क्राइब बुक जो सोशल साइंसेस के लिए प्रिस्क्राइब है जिसका नाम है कंटेम्प्ररी इंडिया पार्ट 2, उसका लेसन नंबर 4 है एग्रीकल्चर। हमारे आज के इस वीडियो के कंटेंट्स हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग, क्रॉपिंग पैटर्न, मेजर क्रॉप्स एंड फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स। इस लेसन को शुरू करने से पहले मैं आपको इनके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताती हूँ। मेरा मेन पढ़ाने का मकसद ये है कि आपको इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन नेशनल इकोनॉमी के बारे में बताना, देन आइडेंटिफाइंग द वेरियस टाइप्स ऑफ फार्मिंग, then also discuss the various farming methods, explaining the various cropping patterns, providing information about major crops, then explaining food crops other than grains, and learning about beverage crops. एग्रीकल्चर यानी खेती। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया में एग्रीकल्चर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वह एक प्राइमरी एक्टिविटी है। इंडिया की जो 2/3 पॉपुलेशन है वह एग्रीकल्चर के साथ जुड़ी हुई है। एग्रीकल्चर से जो प्रोडक्शन होती है वो हम अपने खाने के लिए प्रोड्यूस करते हैं और उसके साथ साथ इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल के काम भी आती है। उसके अलावा जो प्रोडक्शन होती है उसे हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, जैसे टी, कॉफ़ी और स्पाइसेस, इनको हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमें एक तो फूड सिक्योरिटी मिल रही है और दूसरा इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड हो रहा है, जिससे कि हमारा देश जो है आत्मनिर्भर, या हम कह सकते हैं कि हम सेल्फ सफिशिएंट हो रहे हैं और इसके अलावा हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर इज एन एज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। हमारे देश में पुराने कल्टीवेशन के जो मेथड्स थे उनमें अब सिग्निफिकेंट चेंजेस आए हैं और ये चेंजेस कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं, जैसे कि फिजिकल एनवायरनमेंट, मतलब किस एरिया में फार्मिंग हो रही है और उसके ज्योग्राफिकल फैक्टर्स क्या हैं, किसके लिए फार्मिंग हो रही है। फिर है टेक्नोलॉजिकल नो हाउ कि आप कौन सी टेक्निक्स यूज कर रहे हैं। फिर उसके बाद है सोशियो कल्चरल प्रैक्टिस कि वहाँ की सोसाइटी और कल्चरल प्रैक्टिसेस या फार्मिंग के मेथड्स कैसे हैं। टाइप्स ऑफ फार्मिंग, तो पहली है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, दूसरी है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग और तीसरी है कमर्शियल फार्मिंग। पहले प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग या PSF, प्रिमिटिव यानी कि पुराने तरीके की फार्मिंग, ये स्मॉल पैचेस में होती है। PSF में हम एक स्मॉल पैच ऑफ लैंड लेते हैं, उसको बर्न करते हैं और उसकी जो ऐश होती है उसमें हम सीड्स को सो करते हैं और उस पैच में हम क्रॉप्स 1 या 2 साल के लिए उगाते हैं। बाद में हम लैंड का दूसरा पैच लेते हैं और वहां हम ये सेम प्रोसेस करते हैं और जो पहला पैच होता है उसको कुछ सालों के लिए हम छोड़ देते हैं ताकि वो दोबारा से अपनी फर्टिलिटी को रिगेन कर सके। इसके लिए हम प्रिमिटिव टूल्स यूज करते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी का कोई यूज नहीं होता है। ये फार्मिंग जो है नेचुरल तरीके से होती है और ये मॉनसून्स और नेचुरल फर्टिलिटी की सॉइल पर डिपेंड करती है। कोई केमिकल्स या टेक्नोलॉजी का यूज नहीं होता है। इसलिए जो क्रॉप्स की प्रोडक्शन होती है वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए ही होती है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन नहीं होती है। इसे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि स्मॉल पैचेस को बर्न किया जाता है और उसकी जो ऐश होती है उसमें सीड्स को सो किया जाता है और जब उस पैच की फर्टिलिटी कम हो जाती है तो एक नया पैच लिया जाता है। इस शिफ्टिंग से जो सॉइल की फर्टिलिटी है उसको नेचुरल प्रोसेस से रिप्लेनिश किया जाता है। इसमें लैंड प्रोडक्टिविटी कम होती है क्योंकि जो फार्मर्स हैं वो फर्टिलाइजर्स या मॉडर्न टेक्निक्स यूज नहीं करते।
प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग को हम स्लैश एंड बर्न क्यों कहते हैं? मोस्टली द ट्राइबल्स दे क्लियर अ पैच ऑफ लैंड, एक छोटी सी जमीन का टुकड़ा वो क्लियर करते हैं, उसे बर्न करते हैं फार्मिंग के लिए। उसकी जो ऐश होती है उसमें सीड्स लगाते हैं और कुछ सालों के लिए उसे खाली छोड़ देते हैं ताकि नेचुरल प्रोसेस से वो पैच फिर से फर्टिलाइज हो जाए। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग को दुनिया भर में अलग अलग नामों से जाना जाता है। मिल्पा कहते हैं उसे मेक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में, कोनुकू कहते हैं वेनेजुएला में, रोका कहते हैं ब्राजील में, मैसोल कहते हैं सेंट्रल अफ्रीका में, लदांग कहते हैं इंडोनेशिया में और रे कहते हैं वियतनाम में। इंडिया की बात की जाए तो बेवार या दहिया कहते हैं मध्य प्रदेश में, पोडू और पेंडा कहते हैं आंध्र प्रदेश में, कोमान कहते हैं ओडिशा में, कुमारी कहते हैं वेस्टर्न घाट्स में, वॉल्ट्रे साउथ ईस्ट राजस्थान में कहते हैं, खिल कहते हैं हिमाचल बेल्ट में, कुरुवा के नाम से जानी जाती है झारखंड में और झुमिंग कहा जाता है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। अब प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग को हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, झुमिंग और शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी कहते हैं। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, जैसा कि इसका नाम है इंटेंसिव, मतलब सब कुछ बहुत ही इंटेंस होता है, प्रोडक्शन इंटेंस होती है, इनपुट्स इंटेंस होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये जो फार्मिंग है ये हाई पॉपुलेशन एरिया में की जाती है, लेबर ज्यादा लगती है तो हम कह सकते हैं इट इज लेबर इंटेंसिव। देन हाई डोजेज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स एंड इरिगेशन आर यूज्ड टू ऑब्टेन हायर प्रोडक्शन। हमारी कंट्री में राइट ऑफ इनहेरिटेंस की वजह से लैंड जनरेशन्स में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, जिसकी वजह से सबके हिस्से में लिमिटेड लैंड ही रह जाता है। इसलिए फार्मर्स की कोशिश होती है कि लिमिटेड लैंड से मैक्सिमम आउटपुट मिले, ताकि उनके पास कमाई का और कोई साधन नहीं होता, इसलिए वो मैक्सिमम आउटपुट वहां से निकालते हैं। इसलिए जो एग्रीकल्चर लैंड है उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है और कुछ सालों बाद उस सॉइल की फर्टिलिटी जो है खत्म हो जाती है। तो इन इंडिया इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन पंजाब, पार्ट्स ऑफ राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। तीसरी टाइप ऑफ फार्मिंग है कमर्शियल फार्मिंग। ये वो फार्मिंग है जो कमर्शियल पर्पस के लिए की जाती है। कमर्शियल फार्मिंग एक ऐसी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है जो लार्ज स्केल में की जाती है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज की जाती है ताकि मैक्सिमम आउटपुट हो, जिसकी वजह से अच्छी इनकम या अच्छा बहुत ज्यादा प्रॉफिट आ सके। फीचर्स ऑफ कमर्शियल फार्मिंग, लार्ज लैंड होल्डिंग्स, इसके बारे में मैंने आपको बताया। देन यूज ऑफ हाई लेवल ऑफ इनपुट्स लाइक मशीनरी, सीड्स। फिर उसके बाद है हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, जिसे हम HYV भी कहते हैं। अब आप सोचेंगे HYV सीड्स क्या होता है? कुछ सीड्स होते हैं जिनसे कम फ्रूट्स उगते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनसे ज्यादा आउटपुट होता है। तो इस फार्मिंग में ज्यादा आउटपुट वाले सीड्स का इस्तेमाल किया जाता है, उन्हें हम कहते हैं हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स। फिर उसके बाद गुड इरिगेशन फैसिलिटीज, जब एरिया ज्यादा है, प्रॉफिट ज्यादा चाहिए, तो नेचुरल है इसके लिए इरिगेशन फैसिलिटीज भी बहुत बढ़िया ही होती हैं। देन यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स, जब कमर्शियल पर्पस के लिए प्रोडक्शन होती है तो फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स ये सब कुछ यूज किया जाता है ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए। इसका एक ही ड्रॉबैक है कि सॉइल की जो नेचुरल फर्टिलिटी है वो कुछ सालों के बाद कम हो जाती है। जो राइस है वो हरियाणा और पंजाब के लिए कमर्शियल क्रॉप है, पर ओडिशा के लिए सबसिस्टेंस क्रॉप है। कमर्शियल फार्मिंग की एक टाइप है प्लांटेशन। In this type of farming, a single crop is grown on a large area. Now, what is plantation? Produce raw materials for various agro-based industries. Plantation raw material बनाता है agriculture-based industries के लिए. Then only single crop is grown on a large scale.
use capital intensive input with the help of migrant laborers. प्लांटेशन में लेबर चीप चाहिए होता है, प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए होता है, इसलिए माइग्रेंट लेबर हायर किया जाता है ताकि कम पैसे दिए जाएं. गुड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, मार्केट फैसिलिटीज आर रिक्वायर्ड. प्लांटेशन का मेन एम है कि इंडस्ट्रीज तक उनका प्रोड्यूस जो है पहुंचे, तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का नेटवर्क बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए. प्लांटेशन क्रॉप्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं. tea, which is grown in Assam and North Bengal. Then another example है उसका coffee, which is grown in Karnataka. Then we have another example of sugarcane. Cropping pattern refers to environmental differences that gives rise to different cropping seasons. And India has 3 cropping seasons: Rabi, Kharif and Zaid. सबसे पहले हम राबी क्रॉप्स की बात करें. राबी क्रॉप्स लगाए जाते हैं विंटर्स के स्टार्ट में. इन्हें हम विंटर क्रॉप्स भी कहते हैं. अक्टूबर से दिसंबर के बीच में इनके बीज मिट्टी में डाल दिए जाते हैं और समर्स में यानी कि अप्रैल से जून में इनकी हार्वेस्टिंग होती है. राबी क्रॉप्स कौन कौन से हैं? व्हीट, बार्ले, पीस, ग्राम एंड मस्टर्ड. और ये उगाए जाते हैं नॉर्थ इंडिया में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में. नॉर्थ इंडिया में राबी क्रॉप्स लगाए जाते हैं और उनका सक्सेस डिपेंड करता है वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन्स, जिनकी वजह से हैवी रेनफॉल होती है. पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान में जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, उसकी वजह से राबी क्रॉप्स की ग्रोथ में बहुत ही ज़्यादा इजाफा हुआ. और विंटर्स में राबी क्रॉप्स की ग्रोथ का सक्सेस डिपेंड करता है वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन्स, जिनकी वजह से हैवी रेनफॉल होती है. दूसरा क्रॉपिंग सीजन खरीफ क्रॉप्स. ये लगाए जाते हैं मॉनसून में यानी कि मई से जुलाई के बीच. ये राबी के ऑपोजिट हैं. जब राबी की हार्वेस्टिंग हो जाती है तब ये लगाए जाते हैं. खरीफ क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग सितंबर से अक्टूबर के बीच में की जाती है. ये कौन कौन से हैं खरीफ क्रॉप्स? राइस, मेज, ज्वार, बाजरा, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन. और ये लगाए जाते हैं नॉर्थ ईस्टर्न एंड कोस्टल रीजन, असम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन्स ऑफ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला एंड महाराष्ट्र. अस, अमन और बोरो ये 3 राइस की वैरायटीज हैं जो असम, वेस्ट बंगाल और ओडिशा के वेल इरिगेटेड एरियाज में उगाई जाती हैं. ज़ैद क्रॉप्स. लैंड को खाली तो रखा नहीं जा सकता, तो जो समय खरीफ और राबी क्रॉप्स के बीच का होता है तब ज़ैद क्रॉप्स लगाए जाते हैं यानी कि मार्च से जून के बीच. ये आप देखेंगे कि इस टाइम मोस्टली वाटर इंटेंसिव फ्रूट्स लगाए जाते हैं जैसे कि वाटरमेलन, मस्क मेलन, क्यूकम्बर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स. अब बात करते हैं मेजर क्रॉप्स की. तो मेजर क्रॉप्स हैं व्हीट, राइस, pulses, millets and maize. सबसे पहले बात करते हैं राइस की. राइस यानी कि चावल. इट इज ग्रोन विथ प्रॉपर इरिगेशन. आपने राइस के खेतों में देखा होगा कि खूब पानी होता है और ये पानी उसको ट्यूबवेल और कैनाल से प्रोवाइड किया जाता है. इसलिए राइस ऐसी जगह उगाया जाता है जहां प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम हो, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान. इन एरियाज में ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से इरिगेशन सिस्टम बहुत ही अच्छा है. अब सिर्फ इरिगेशन पे तो हम बैठ नहीं सकते, इसलिए जिन एरियाज में हैवी रेनफॉल होता है इसे वहां भी लगाया जाता है. राइस क्रॉप को हाई टेम्परेचर दैट इज अबव 25 डिग्री सेंटीग्रेड और ह्यूमिडिटी की ज़रूरत होती है उसको ग्रो करने के लिए.
नॉर्थ के प्लेन्स और कोस्टल एरियाज में ये दोनों रिक्वायरमेंट्स अवेलेबल हैं राइस की ग्रोथ के लिए। इसको एनुअल रेनफॉल अबव 100 सेंटीमीटर चाहिए होता है। एंड इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। राइस इज अ स्टेपल फूड, मतलब प्राइमरी फूड है राइस। इसे हर कोई खाता है, अक्रॉस इंडिया इसे पसंद किया जाता है। और राइस एक खरीफ क्रॉप है। अब ये मैप में आप देख सकते हैं मेजर राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। ये आप देखिए जो डार्क कलर में जितने भी ब्राउन कलर में मार्क हैं ये सारे मेजर राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। तो इनमें है, पंजाब से हम शुरू करते हैं, पंजाब, हरियाणा, और उसके बाद है उत्तर प्रदेश, देन वी हैव बिहार, फिर असम, वेस्ट बंगाल, और नीचे की तरफ आए तो ये देखिए ओडिशा है, फिर ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। व्हीट ये दूसरा इम्पॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है। ये इंडिया के नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट का मेन क्रॉप है। इसको एनुअल रेनफॉल 50 to 70 सेंटीमीटर चाहिए होती है। व्हीट का ग्रोइंग सीजन में थोड़ा कूल टेम्परेचर चाहिए होता है, लेकिन हार्वेस्टिंग सीजन में इसे ब्राइट सनशाइन की ज़रूरत होती है। इंडिया में दो इम्पॉर्टेंट व्हीट ग्रोइंग जोन्स हैं, गंगा सतलुज प्लेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट रीजन and black soil region of the Deccan. Wheat producing states हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान and parts of मध्य प्रदेश. Northern India and Deccan plains are the major wheat growing areas. अब अगर हम व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा व्हीट की प्रोडक्शन होती है। फिर उसके बाद आते हैं राजस्थान, गुजरात और बिहार। झारखंड, असम, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और कर्नाटका, इन स्टेट्स में कंपैरेटिवली लेस व्हीट इज प्रोड्यूस्ड। आप मैप में ये सारा देख सकते हैं, जो सबसे डार्क कलर है वो है मेजर व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, देन उसके बाद थोड़ा सा लाइट कलर है वो एवरेज व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है, और जो और सबसे ज्यादा लाइट है दैट इज द लीस्ट व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। मिलेट्स। अब बात करते हैं मिलेट्स की। ज्वार, बाजरा और रागी ये इम्पॉर्टेंट मिलेट्स हैं जो इंडिया में उगाए जाते हैं। इनको खुरदरे दाने भी कहा जाता है, यानी कि मिलेट्स आर ऑल्सो नोन एज कोर्स ग्रेन्स। इनमें न्यूट्रिशन बहुत होता है, ये बहुत हेल्दी होते हैं और इनमें कैलोरी काउंट भी अच्छा होता है। अब ज्वार देखते हैं, सबसे पहला मिलेट। ये थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप है इंडिया का। इसे बहुत बारिश चाहिए होती है। ये रेन फेड क्रॉप है और इसका दूसरा नाम है सोरगम। ये मॉइस्ट एरिया में ही ग्रो करता है, इसे खूब बारिश चाहिए होती है। और इट इज़ रिच इन पोटाशियम, आयरन एंड कैल्शियम, यानी कि इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत हाई होता है। मेजर ज्वार प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। रागी, इसमें आयरन और कैल्शियम अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये ड्राई रीजन का क्रॉप है एंड इट ग्रोज वेल ऑन रेड, ब्लैक, सैंडी, लोमी एंड शैलो ब्लैक सॉइल्स। मेजर रागी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड एंड अरुणाचल प्रदेश। अब बात करते हैं बाजरा की। इट ग्रोज वेल ऑन सैंडी सॉइल्स एंड शैलो ब्लैक सॉइल। मेजर बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा। बाजरा का लीडिंग प्रोड्यूसर है राजस्थान। अब हम जब मक्की यानी कि मेज इसकी बात करें तो इसे हम कहते हैं इट इज बोथ फूड एंड फॉडर। फूड मीन्स जो हम ह्यूमन बींग्स खाते हैं एंड फॉडर मीन्स जो हम एनिमल्स को चारा डालते हैं। तो मक्की जो है हमारे काम भी आती है और हमारे एनिमल्स के काम भी आती है। और ये एलुवियल सॉइल में इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। इट इज अ राबी क्रॉप ऑल्सो एंड अ खरीफ क्रॉप ऑल्सो, मतलब ये दोनों सीजन्स में लगती है। And the main states which are producing maize, they are Karnataka, Uttar Pradesh and Madhya Pradesh.
पल्सेस मतलब दालें, ये एक अम्ब्रेला टर्म है, मतलब कई तरह की पल्सेस होती हैं। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड, मतलब हम प्रोड्यूस भी सबसे ज़्यादा करते हैं और कंज्यूम भी सबसे ज़्यादा करते हैं। ये गरीबों का चिकन होता है, क्योंकि इनमें इतना ज़्यादा प्रोटीन और मिनरल कंटेंट होता है कि उनकी चिकन की कमी को पूरा कर देता है। पल्सेस बहुत ही हेल्दी डाइट होती हैं। एक वेजिटेरियन के लिए इट इज़ रिच इन प्रोटीन्स एंड मिनरल्स। उसे पुअर मैन्स मीट भी कहा जाता है। पल्सेस नीड लेस सॉइल मॉइस्चर एंड कैन सर्वाइव इन ड्राई कंडीशंस। उनको कम मॉइस्चर चाहिए होता है और वे ड्राई कंडीशंस में भी सर्वाइव कर सकते हैं। अब ये जो पल्सेस हैं ये क्रॉप रोटेशन में एक मेजर रोल प्ले करते हैं। चूँकि ये एक लेगुमिनस क्रॉप हैं, ये सॉइल की फर्टिलिटी को रिस्टोर करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन से। पल्सेस को लेग्यूम्स भी बोला जाता है। उड़द, मूंग, मसूर, पीस एंड ग्राम जो हैं वो मेजर पल्सेस हैं जो इंडिया में लगाए जाते हैं। एंड मेजर पल्सेस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। अब हम बात करते हैं फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स। तो इनमें आते हैं कोकोनट, सनफ्लावर, ग्राउंडनट, सोयाबीन एंड शुगर केन। शुगर केन यानी गन्ना, ये एक ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्रॉप है। ये हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में ग्रो करता है, मतलब इसे गर्म और नमी वाला मौसम चाहिए होता है ग्रोथ के लिए। और इसका जो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है वो है 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड, और रेनफॉल जो है 75 से 100 सेंटीमीटर के बीच में चाहिए होती है। इसे वेल ड्रेन्ड एंड फर्टाइल सॉइल की जरूरत होती है। मैनुअल लेबर की ज़रूरत होती है सोइंग से हार्वेस्टिंग तक। इट रिक्वायर्स ऑलमोस्ट अ ईयर टू ग्रो। India is the second largest producer of sugarcane in the world after Brazil. Sugarcane से हमें कच्चा माल मिलता है जिससे शुगर, गुड़, कंसारी और मोलासेस बनता है। Major sugarcane producing states are उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, पंजाब, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड हरियाणा। ऑयल सीड्स ये क्या होते हैं? द सीड्स दैट गिव अस ऑयल। इंडियाज़ टोटल सोन एरिया जिसमें हम क्रॉप्स ग्रो करते हैं उसमें 12% एरिया में ऑयल सीड्स लगाए जाते हैं, इसलिए ये भी इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स में आता है। ऑल्सो इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल सीड्स इन द वर्ल्ड। वेराइटी ऑफ ऑयल सीड्स आर ग्रोन इन अ कंट्री, बट जो मेजर हैं वो ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, सीसेम, सोयाबीन, कैस्टर सीड्स, सनफ्लावर एंड लिनसीड्स। ग्राउंडनट जिसे मूंगफली कहते हैं वो मेजर ऑयल सीड है। 50% ऑफ ऑयल सीड प्रोडक्शन इज ऑफ ग्राउंडनट इन इंडिया। मेजर प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट इज गुजरात, देन राजस्थान एंड तमिलनाडु। ग्राउंडनट एक खरीफ क्रॉप है। लिनसीड और मस्टर्ड राबी क्रॉप्स हैं। सीसेम एंड कैस्टर सीड दोनों राबी और खरीफ क्रॉप्स हैं। ऑयल सीड्स की ज़रूरत होती है कुकिंग में और एज रॉ मटेरियल इन द प्रोडक्शन ऑफ सोप्स, कॉस्मेटिक्स एंड ऑइंटमेंट्स। बेवरेज क्रॉप्स। बेवरेज क्या होता है? बेवरेज होता है कोई भी पेय पदार्थ पानी के अलावा। और क्रॉप्स, जब हम क्रॉप्स की बात करें तो जिसे हम जमीन पर उगाते हैं, तो बेवरेज क्रॉप्स वो क्रॉप्स हुए जिन्हें हम जमीन पर उगाते हैं। इसके दो मेन एग्जांपल्स हैं, एक है हमारी टी और दूसरी है हमारी कॉफी। टी यानी कि चाय। सुबह मॉर्निंग में हमारी शुरुआत किससे शुरू होती है? एक चाय के प्याले से। तो इसकी बात करते हैं। टी एक प्लांटेशन क्रॉप है। अब प्लांटेशन क्रॉप क्या होता है? मैंने आपको बताया पहले भी, सिंगल क्रॉप ग्रोन इन अ लार्ज एरिया। टी वॉज इंट्रोड्यूस्ड एज अ प्लांटेशन क्रॉप इन इंडिया बाय द ब्रिटिश बिकॉज ब्रिटिशर्स को चाय पीना बहुत पसंद था और चाय का सारा प्रोडक्शन जो है वो जाता था इंग्लैंड में
और अभी भी हम उन्हें एक्सपोर्ट करते हैं। क्लाइमेट की अगर बात करें तो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ये चाय उगाई जाती है और इसको फर्टाइल, वेल ड्रेन्ड, रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर वाला सॉइल चाहिए होता है। वार्म क्लाइमेट बट मॉइस्ट फ्री होना चाहिए। और टी की ग्रोथ के दौरान अगर बारिश की फुहार पड़ती रहे तो उसके लीव्स के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। टी लीव्स को सो करने से प्लक करने तक हमें राइट काइंड ऑफ लेबर चाहिए, इसलिए ये लेबर इंटेंसिव होती है। इसके लिए बहुत मात्रा में सस्ती और स्किल लेबर की ज़रूरत होती है। अब आप सोच रहे होंगे स्किल लेबर क्यों? क्योंकि सारे टी लीव्स इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं, सिर्फ चुनिंदा टी लीव्स ही इम्पॉर्टेंट होते हैं और ये काम स्किल लेबर जिसको इसकी जानकारी होगी वही कर सकती है। मेजर टी प्रोड्यूसिंग रीजन्स हैं साउथ इंडिया एंड नॉर्थ ईस्ट असम, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग एंड जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय एंड त्रिपुरा। 2015 में इंडिया वाज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी आफ्टर चाइना। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप इज कॉफ़ी। कॉफ़ी की बहुत सी वेराइटीज़ होती हैं। इंडियन कॉफ़ी पूरी दुनिया में अपनी गुड क्वालिटी के लिए जानी जाती है। इंडियन कॉफ़ी को नाम दिया गया है अरेबिका। अरेबिका वैरायटी इनिशियली येमेन से लाई गई थी और अब इसकी प्रोडक्शन इंडिया में हो रही है। पहले इसकी कल्टीवेशन बुडान हिल्स में स्टार्ट की गई थी, अब ये नीलगिरी हिल्स इन कर्नाटका, फिर उसके बाद केरला और तमिलनाडु में भी इसकी कल्टीवेशन हो रही है। Arabica variety is loved all around the world. 3.5% of total world production of coffee is produced in India. कर्नाटका कॉफी का मेजर प्रोड्यूसर है। इतना लेसन मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, उसके बाद मैं आपके लिए एक असाइनमेंट टास्क लाई हूँ। तो फर्स्ट वन इज नेम द वेरियस टाइप्स ऑफ फार्मिंग। Why is primitive subsistence farming also called as slash and burn agriculture? Describe commercial farming. What led to the success of Rabi crops? Write in briefs about the crops grown between Rabi and Kharif season. Name the major crops grown in India. What is sorghum? Describe a poor man's meat. Write a few lines about sugarcane and its uses. Write in brief about the beverage crops. इसके साथ ही हमारा आज का ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि बच्चे आपको ये लेसन अच्छे से समझ आया होगा। तो इसका अगला पार्ट हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ।